हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से सार संग्रह के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने जो है बायोलॉजी और ज्योग्राफी का 2 अध्याय ऑलरेडी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप वो दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस 2 वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी, उम्मीद करता हूँ कि जब आपको ज्योग्राफी और बायोलॉजी के दोनों वीडियो देखने होंगे, आप डिस्क्रिप्शन से उसके लिंक को डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट अध्याय है। एक तरह से हम आपको ये बताते चले कि जो सार संग्रह है, जो ऑनलाइनर है, एक ऐसा बुक है, यह एक मक्खन बुक है। इसको हम मक्खन इसलिए बोलेंगे क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट सारे ही पॉइंट्स इसके इम्पॉर्टेंट हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि इससे प्रश्न जो है किसी भी परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप अभी तक परीक्षा दे रहे होंगे, आप खुद इस वन लाइनर को देख के अनुभव कर रहे होंगे कि ये इससे तो प्रश्न हमको जो है फलाने परीक्षा में देखने को मिला था। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है यह। पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सार संग्रह को हम एक मक्खन बुक इसलिए करते हैं कि सारी चीज़ें इसकी इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए, बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो आपके सामने पारिस्थितिकी तंत्र के अध्याय से जो भी वन लाइनर जो कि इम्पॉर्टेंट है, आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ आज दिया गया है। पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो वो जीव समुदाय और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन है? जैविक संगठक और अजैविक और भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आर्नीनेस ने जो है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी का शब्द का जो है प्रयोग किया। घास स्थल, वन स्थल तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? ये सारे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान की ही नहीं बल्कि पूरे जीव के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसी को हम पारिस्थितिक कर्मता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने का नियम है। यह 10% का नियम लिंडेमान का दिया हुआ है। इन्होंने ही 10% के नियम को जो है पूरी तरीके से सूत्रधार किया या विस्तार किया कह सकते हैं। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? बर्टलैंड कमीशन ने 1987 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? वो है कवक और जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो वो आपका सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा यानी कि विपरीत दिशा में बनता है? जलीय परितंत्र में। नेक्स्ट की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट दिख रहा होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो वो आपका है जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो फाइटो प्लैंक्टन्स जो है ये आपके समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक होते हैं।
परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? वो आपका ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को कहा जाता है। किसी क्षेत्र में सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? परितंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट दिख रहा होगा, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा है? तो महासागर है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में है? तो वो आपका उत्तराखंड में। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? वो है आपका अंडमान निकोबार। यहाँ पे कुछ एक कोटेशन दिया गया है जो जिसको जान लेते हैं। भारत के प्रथम जैव मंडल यानी आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में जो है 12 जैव मंडल यानी कि आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपकी वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है परियोजना किस राज्य से संबंधित है? वो आपका पश्चिमी चंपारण बिहार से संबंधित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? ये है सौरिक विकिरण। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? अभी हमने बताया इसको कि रेमंड लिंडेमान का दिया हुआ यह नियम है। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल रिटर। पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसके द्वारा किया गया था? वो आपके चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकीय इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी का। पेड़ पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट आयन के रूप में जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे कोटेशन है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन जीव कार्य योजना 2021 से लेकर 30 पारित किया है। ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार में प्रथम रामसर साइट्स जो है किसे घोषित किया गया था? विश्व में प्रथम रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? कोबर्ग प्रायद्वीप 1974 में। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी ट्रांसले ने सबसे पहले किया था और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था उनका नाम क्या है? तो आर्नी नेस। पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी का प्रयोग अर्नी नेस ने इस शब्द का प्रयोग पहले किया था और इकोसिस्टम का प्रयोग यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी ट्रांसले के द्वारा किया गया था। दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इस पर सवाल बन सकता है, कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। चलिए, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? टुड्डा बायोम। जैव मंडल के अंतर्गत किन संगठनों को शामिल किया जाता है? जैविक अजैविक घटक को। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों से में संबंध स्थापित करता है? तो वो है खाद्य जाल। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी का। यहाँ पे कोटेशन है, वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैवभार की अल्पता के बाद भी सामूहिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। वहीं बात करें एबोनी तथा मोहगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। साल, सागौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष है? मानसूनी वन बायोम के वृक्ष है। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन की। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है।
किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? अयनवर्ती सदाबहारी वन बायोम में जो है सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? विषुवतीय वन बायोम में जो है सर्वाधिक होती है। विश्व की सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी जो है तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुयात पाया जाता है। सागर जल के नितल यानी तलहट्टी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बेंथस की। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? टुड्डा बायोम का। चलिए अब आते हैं, थोड़ा और भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? 1987 से। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय घास बायोम। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा समानता प्रवासी होती है? अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। हाथी घास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। किस की एक प्रमुख घास है, यानी कौन से क्षेत्र की? तो ये है सवाना बायोम में। किसी भी बायोम की प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है। संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठक पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दूध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को दुग्ध और अन्न व्यवसाय का भंडार कहा जाता है। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि परितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अति संवेदनशील होती है। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। पौधे की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण के भौतिक और जैविक कारणों के अंतर संबंधों पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो ये होते हैं आपके मानसून वन बायोम में। 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे चार्ल्स एल्टन। भारत में किस क्षेत्र में पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है आप यहाँ देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के बारे में हम लोग जानेंगे। जैव विविधता क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति को ही हम जैव विविधता कहते हैं। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? वाल्टर जी रोसेन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए ही की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया? तो जैव विविधता का दशक घोषित किया गया था। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। चलिए अब आते हैं, यहाँ एक कोटेशन है जिसको जान लेते हैं। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहाँ स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का
कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो आपका चेन्नई तमिलनाडु वर्ष 2003 में। भारत में ले बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? सीबक थॉर्न पर्णपाती झाड़ी जो है भारत में लेहबेरी के नाम से सीबक थॉर्न पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। एम स्टिप्स शब्द किससे संबंधित है? बाघ अभयारण्य के रख रखाव से। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया? 2001 में 23 जनवरी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा कि प्रोसोपीस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंह पूंछ वानर यानी कि मकाक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत सरकार 2000 जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार हमारे यहाँ यानी कि भारत में बाघों की संख्या, टोटल संख्या 3682। वर्ष 2018 में जो ये संख्या थी वो आपकी थी 2967। वर्तमान में अभी और काउंटिंग होने पर पता चलेगा ये संख्या अब लगता है कि कम से कम 4000 तो हो ही गए होंगे, यानी 400 की लगभग बढ़ोतरी मानी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिंड्रोक्सी ग्रांडिफ्लोरन नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? डोडो पक्षी यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। ये पक्षी के विलुप्त हो जाने से पूरी एक प्रजाति ही विलुप्त हो गई। वो पक्षी का नाम डोडो पक्षी था और ये प्रजाति मॉरिशस में पाई जाती थी। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात ओरियन वल्गुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? एक चमगादड़ की प्रजाति है। रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। और कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? वो है आपका डाइक्लोफेनेक सोडियम। ये बदन दर्द, बॉडी पेन के लिए दवा इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया क्योंकि गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई। इसको ध्यान में रखते हुए इस टैबलेट को ही बंद कर दिया गया, क्योंकि जो भी पालतू पशु होते थे अगर उनका तबीयत खराब होता था तो इस दवा को दिया जाता था। अगर वो पशु बच गया तो ठीक है, अगर इनकेस वो मर जा रहा था तो मरे हुए पशुओं का मांस जो है गिद्ध खाया करते हैं, उस मांस को खा के ये भी प्रभावित हुए, यानी कि मरते गए। एक तरह से कहे तो इनकी संख्या में भारी गिरावट आई, तो जिसके चलते भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस टैबलेट को ही बंद कर दिया जाए। तो भारत में फिलहाल डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है बैन है, वो टैबलेट ही बैन है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बल्लभगढ़, हरियाणा में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फॉल्गेंस है? रेड पांडा का। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोनस
धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया के रूप में। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया के रूप में। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधे की जड़ों के द्वारा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। याद रखिएगा, जैव विविधता का द्वार भारत के कौन से राज्यों को कहा जाता है? तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, यानी कि पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के जो राज्य हैं, उनको जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है। यानी कि जो स्थलीय भारत है, स्थलीय भारत जिसे हम कहते हैं, वो जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। चलिए अब बात करते हैं अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में। तो 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 थी, जो कि 2018 में 2967 से ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भारत के कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल, दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी कि चरम समुदाय के रूप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जैव मंडल आधारित कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। चलिए अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जुड़े रहिएगा, डटे रहिएगा, सब याद हो जाएगा आज। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रभावित होती है? बाण गंगा तथा गंभीरी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? वनस्पति उत्थान। कृत्रिम ग्रीन हाउस जो है द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत होता है? ब्रह्मा स्थानीय संरक्षण पद्धति के अनुसार। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है? बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो 18 हैं। चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यहाँ पे वन जीव अभयारण्य और जो है आपको देखने को मिलेगा कि भारत के वन राष्ट्रीय उद्यान और जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में, वो दाचीगाम, सलीम अली, जिसको सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं, किश्तवाड़ और काजीनाग, ये जम्मू कश्मीर में। और वन जीव अभयारण्य जो है शीत मरुस्थल, होक्रेसर, सुरिनसर और मानसर। टाइगर रिजर्व यहाँ नहीं है। लद्दाख के हेमेसाई में जो है राष्ट्रीय उद्यान है और चांगथांग में 1600 वर्ग किलोमीटर का एक वन जीव अभयारण्य भी है। हरियाणा में कालेसर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और वन जीव अभयारण्य कालेसर और नाहर, यहाँ पे 2 वन जीव अभयारण्य है। दोस्तों इस लिस्ट को आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो का जो इस पीडीएफ का हम लिंक अपने टेलीग्राम में डाल देंगे। जो टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको आप लोग अपने से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे देखें, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडिया राइनो रिवीजन जो है 2020 में और ये 2005 से प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनेस्को की सूची में जो शामिल हुए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यूनेस्को की सूची में जो है नीलगिरी शामिल है। जो राज्य इसका पड़ता है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। शामिल होने वाला वर्ष 2000। मन्नार की खाड़ी जो है राज्य इसका तमिलनाडु 2001 में शामिल किया गया। और
यूनेस्को की सूची में सुंदरवन को पश्चिम बंगाल राज्य में है, 2001 में शामिल किया गया। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 2004 में शामिल किया गया। नोकरेक मेघालय में है, 2009 में शामिल किया गया। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है, 9 में ही शामिल किया गया। सिमलीपाल उड़ीसा में 2009 में शामिल किया गया। अमरकंटक अचानकमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 2012 में शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2013 में शामिल किया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं अगस्त्यमलाई तमिलनाडु में 2016 में, कंचनजंगा सिक्किम में 2018 में, पन्ना मध्य प्रदेश में 2020 में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नीलगिरी 1986 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता से। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवांशिक विविधता का। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्र तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? रोजर और पनवार ने इसको विभाजित किया। अलविदा क्या है? कछुओं की कुछ प्रजाति की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है, जो घोंसला बनाता है उसे अलविदा कहा जाता है। कुछ प्रजाति के जो कछुआ होते हैं, जो कुछ प्रजातियां जो है पानी में रह लेती है, बिल में रह लेती है, कुछ प्रजातियां जो है कछुओं की वो घोंसला बनाने की प्रक्रिया करती है, उसे अलविदा कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 2019-61 में स्थापित वर्ल्ड वाइल्ड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओस्लो नॉर्वे में। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क है? मध्य प्रदेश में। साथ ही बात करते हैं जैव सुरक्षा कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया था। चलिए अब आते हैं यहाँ पे भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थापित है? जामनगर गुजरात में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित हुआ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसका पहले जो नाम हुआ करता था हेली राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित किया गया है? कजिन द्वीप सेल्सियस। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? वेदाथंगल तमिलनाडु में। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा कि भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो वो आपका 3 राज्यों में विस्तृत है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा के लिए। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने। किस गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? डॉल्फिन को। किसे गंगा टाइगर की उपमा दी जाती है? डॉल्फिन को गंगा का टाइगर कहा जाता है। पक्षी अभयारण्य कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। घाना पक्षी विहार जो है भरतपुर राजस्थान में। रंगनथिट्टू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक में। बेदाथंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में। नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में। सलीम अली पक्षी विहार चिराओ मांडवी नदी के पास गोवा में। और कौंडिया पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा में। कुमाराकम पक्षी विहार या वेम्बनाद पक्षी विहार कोट्टायम केरल में। चलिए अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ दिया हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जोसेफ फोरियर ने। किसी भी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? उन गैसों के अणुओं की दक्षता एवं
उन गैसों की वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? जलवाष्प। यहाँ पे बात करें वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा कि क्वेटा प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावित हुआ? तो 2005 से। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर सबसे पहले प्रभावित होता है वैश्विक ताप के कारण। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। मेथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया। चलिए, विश्व के तापमान पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नुमा होता है। भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक होती है? समुच्च बांध, अनुपद शयन एवं शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था? कानकुन सम्मेलन, मैक्सिको 2010 में। हरित जलवायु कोष के गठन की क्या उद्देश्य थी? विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो क्या होगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रभाव प्रतिकूल पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 1979 में 79 में इसका सम्मेलन किया गया था। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन। ये सारे वैश्विक तापमान में उनके तापन की प्रभाव को दर्शाती है। वैश्विक तापमान में अगर वृद्धि होता है वो भी इस प्रभाव को दर्शाती है। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिर से निर्धारित करनी पड़ी? इटली और स्विट्जरलैंड। बात करें ऊर्जा की बचत को जो सुरक्षित करने की पॉलिसी है उसके बारे में। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इस समय 8:30 से लेकर 9 बजे तक के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है। वर्ष 2021 में 27 मार्च को पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इससे 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह
अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। इसका विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल का द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? 8 अगस्त 2017 को। आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1990 में। चलिए अब यहाँ ओजोन परत की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ओजोन परत के बारे में कुछ दिया हुआ है। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है? समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो 20 से 35 किलोमीटर। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की? GW केंट मूर ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की? ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत की क्षय को रोकने से। ओजोन परत किस इकाई से मापा जाता है? तो वो आपका है डाप्सन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? CFC, हेलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 और 1301 आदि। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से भी कम। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषण पर्यावरण के किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो मानव जनित प्रदूषण के कारण जो है प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैबरी और हेनरी बुशान ने की। ये कोटेशन याद रखिएगा। अब यहां आते हैं एसिटिल नाइट्रेट। ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण में। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? वो है आपका लेड। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अम्ल वर्षा में मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग होता है? एस्बेस्टोसिस। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। यहां बात करेंगे रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का
विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैवोपचार आदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? स्वस्थानीय जैवोपचार। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्राह्य स्थानीय जैवोपचार। जैव उपचार होता है, जैवोपचार एक ही में ये लिख दिया है। प्रदूषकों की जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को। प्रदूषक और दुष्प्रभाव दो चीजें दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास संबंधी रोग होता है जिसे हम लोग दमघुट्टी गैस भी कहते हैं। दमघुट्टी गैस भी कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। नाइट्रोजन ऑक्साइड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करती है। धूल कण से आपका यकृत और वृक्क दोनों क्षति होते हैं। सीसा से आपको जो है कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चे में कौन सा रोग होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम्स अथवा मैथलोनो ग्लोबोमिनिया होता है। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इंसिनरेट्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंसिनरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। भारत में जल प्रदूषक निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? 1974 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहां पे अब नेक्स्ट बात करें तो पार्थेनियम यानी कि गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग और दमा। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक है? वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? उष्मीय प्रदूषण। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर और रक्त कैंसर होता है। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक बचा हुआ है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टाइलून और जाइलिन मिलाया जाता है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? ब्लड कैंसर। सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? सिलिका और एस्बेस्टस से युक्त धूल कणों के कारण होते हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग होता है? न्यूमोकोएनियोसिस रोग होता है। भारत में प्राय अपमार्जकों में
अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फास्फेट की। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त होने जाने का जोखिम होता है? कपड़ा उद्योग में। जल में कार्बनिक यौगिकों के मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी से। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक अधिकता की कारण होता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पौधे किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम जो है नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? पराबैंगनी विकिरण के कारण। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। वायु प्रदूषित और प्रभावित अंग। एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है, सीसा से मस्तिष्क, पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि एक मिसलेनियस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं कि पगमार तकनीक का प्रयोग किस लिए होता है? वन जीव जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से। इसका सम्मेलन रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत किया गया था। इको मार्क क्या है? तो ये पर्यावरण अनुकूलन उत्पादकों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। ये BIS मार्क देता है। कहने का मतलब BIS मार्क आपको पता होना चाहिए कि मेटल में लगाया जाता है। इको मार्क जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब महंगे धातुओं में लगाया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट की बात करें। ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी तथा 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह पुरस्कार मिला था। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? सिएरा लियोन में। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट को, जो कि संबंधित थे चिपको आंदोलन से। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका नागपुर में। पेरियार गेम अभयारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? वर्ष 1982 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? 2008 में। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी। ये जो है एक बार नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके थे। चलिए वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन है? वो आपका चाइना है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह एक किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन का। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी उत्तर प्रदेश में। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन और वन जीव की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर है?
वो है आपका पांडा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? तो महानगर विकास मंत्रालय। चलिए, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में। चलिए और बात करते हैं यहाँ पे आंदोलन और संबंधित व्यक्ति के बारे में। तो चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी चंदी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन संत जम्भोजी और अमृता देवी बिश्नोई। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की आयोजन कहाँ की गई थी? रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है, 1992 में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघों की संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से है? मध्य प्रदेश 785, कर्नाटक 563, उत्तराखंड 560। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।